हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वह स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। मतलब ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजी बने तरीके अपनाए जाएं ताकि फूड प्रोडक्शन, हमारी जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है उसके लिए जो फूड प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सके, ताकि सबकी नीड्स क्या हो सके, फुलफ़िल हो सकें। इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी विधियां अपनाई जाएंगी, दैट विधियां इज कॉल्ड द स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब देखिए, मेनली जो है ह्यूमन बींग्स क्या है, ओमनीवोर्स हैं। हम लोग मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं। तो ओमनीवोर्स में इसका मतलब है हम लोग प्लांट ईटर भी हैं और फ्लैश ईटर या एनिमल ईटर भी हैं। तो किस तरह से प्लांट का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, पूरी अर्थ की जो पॉपुलेशन है उसको क्या मिल सके, फूड मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। एज वेल एज जैसे हम फ्लैश ईटर हैं तो हम एनिमल्स को खाते हैं, तो किस तरह से एनिमल ब्रीड की न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाई जाए, ठीक है, उनको हेल्दी जो है एनिमल ब्रीड्स प्रोड्यूस हों, उसके बाद उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो, वो हेल्दी हों, ताकि वो जब हमारे लिए फूड सोर्स का काम करें तो एनिमल ये फ्लैश के द्वारा मनुष्य की बहुत सारी फूड की जो डिमांड है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। जैसे आपको पता है हम लोग तो नॉर्थ इंडियंस हैं, तो हमारे यहाँ जो है क्या होता है कि गेहूँ पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन अगर आप साउथ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है जो राइस विद फिश के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एनिमल के ब्रीड्स के साथ साथ उनकी फ्लैश को या एग प्रोडक्शन है जो है, ये सारे प्रोडक्शन को बढ़ाना के साथ साथ प्लांट प्रोडक्शन की यील्ड बढ़ाना, ये सब स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट फूड प्रोडक्शन श्रेणी में आता है। तो हम लोग प्लांट के में फूड प्रोडक्शन की बात करेंगे एज वेल एज एनिमल्स में करेंगे, दोनों की स्टडी अलग अलग करते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि एनिमल प्रोडक्शन में, तो आपको पता है कि सबसे पहले इंपोर्टेंस हम लिव स्टॉक की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पशुधन। पूरे वर्ल्ड के जितने भी एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पालतू कर्ण जिसे कहते हैं, जो पालतू पशु हैं वो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एशिया में और पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना में है। टोटल वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उनका 20% अकेले कहाँ है, इंडिया में है। और अगर इंडिया और चाइना को मिला लें तो सबका 70% लिव स्टॉक हमारे यहाँ पर है। तो इतने ज़्यादा लिव स्टॉक होने के बावजूद जो इनका यील्ड है, जो इनका प्रोडक्शन है इनके द्वारा, वो बहुत कम है। तो लिव स्टॉक में आपके क्या इसमें कैटल्स आते हैं, बफेलोज आती हैं, फिर इसके अलावा आप जो है इसमें शीप को भी शामिल कर सकते हैं, गोट को भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग आ जाती है, पिसिकल्चर आ जाता है, ये सारी चीज़ हम ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि लिव स्टॉक जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होने के बावजूद जो इनका यील्ड है वो बहुत कम है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिव स्टॉक होने के बाद जो इनकी कंडीशंस है, क्यों कंडीशन यहाँ पर है कि हमारे यहाँ जो सैनिटेशन है वो बहुत पुअर है, इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ है वो क्या है, बहुत पुअर है। तो पुअर हेल्थ, पुअर सैनिटेशन, पुअर न्यूट्रिशियस वैल्यू, जो हम उनको फीड देते हैं यहाँ पर एनिमल फीड, वो भी बहुत कम न्यूट्रिशियस वैल्यू का होता है। ज़्यादातर जानवरों को यहाँ पर पर्याप्त क्या नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। तो उसके कारण से जो उनका प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो अगर कैटल्स हैं, अगर वो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर एग लेइंग एनिमल्स हैं तो उनकी एग लेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। बहुत से ऐसे जो है एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पर फिश है, इसके ब्रॉयलर्स हैं, तो ये सब यहाँ पर मीट के लिए यूज़ होते हैं। तो मीट के लिए जब यूज़ हो रहे हैं तो उनका यहाँ पर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है और जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो लिव स्टॉक पशुधन सबसे ज़्यादा होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिसके कारण से हमें उसका प्रोडक्शन क्या कम मिल रहा है। तो लिव स्टॉक में सब मेनली आते हैं आपके कैटल्स, फिर इसके आते हैं यहाँ पर बफेलोज, ठीक है। तो आपका कैटल्स है, बफेलो है, फिर इसके बाद शीप भी आ जाते हैं, यहाँ पर गोट आ जाती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक एक की बात करते हैं। पहले कैटल्स की बात करेंगे, फिर बफेलो लेंगे, फिर शीप लेंगे, फिर गोट लेंगे कि किस तरह से कितनी कितनी संख्या में पाए जाते हैं, कौन कौन सी वैरायटी किस एरिया में है और इनका प्रोडक्शन कितना है। तो अगर हम कैटल्स में आते हैं
तो सबसे पहले आते हैं किसमें, काऊ में। आपको पता है कि इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बॉस इंडिकस है। ठीक, अब यहाँ पर जो काऊ है वो हमारे खास तौर से हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा क्या हमारी सेक्रेट पवित्र मानी गई है। तो हमें यहाँ पर इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो देखना है कि काऊ का जो मिल्क होता है वो यहाँ पर बैलेंस डाइट कहा जाता है इन्फेंट्स के लिए। मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेनली होती है, ठीक है, एज वेल एज बैलेंस्ड डाइट फॉर इन्फेंट्स। बस विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। और किस कलर का इसका मिल्क होता है, यहाँ पर येलोइश कलर्ड मिल्क ड्यू टू केसीन प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है केसीन, तो यहाँ पर इसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है एंड विटामिन B12। अब यहाँ पर हम जो काऊ है बॉस इनकेस उसकी दो तरह की वैरायटी है। एक इंडिजीनस ब्रीड होती है यहाँ पर, और कौन सी होती है, एक्सोटिक ब्रीड। तो इंडिजीनस ब्रीड है और एक्सोटिक ब्रीड है। अब मिल्क प्रोडक्शन में काऊ से मेनली मिल्क प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो इंडिजीनस ब्रीड हैं द ब्रीड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की। एक मिल्च ब्रीड्स कहते हैं जो केवल मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहले हम पहले इंडिजीनस ब्रीड पढ़ते हैं। देसी वैरायटी जिसको कहते हैं, देसी ब्रीड, ठीक है, देसी नस्ल। अब ये 3 तरह में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्यों कहते हैं यहाँ पर मिल्च ब्रीड, दूसरी यहाँ पर डुअल पर्पस, या फिर कहते हैं ड्राफ्ट ब्रीड। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर डुअल पर्पस। अब आप एक डिफरेंस देखिए यहाँ पर कि जो मिल्च ब्रीड है, ड्राफ्ट ब्रीड है और डुअल पर्पस ब्रीड है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मिल्च ब्रीड होती है वो केवल मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो आपकी ड्राफ्ट ब्रीड है वो क्या करती है, केवल भारवाही नस्लें इसको कहते हैं। और जो हमारा जो डुअल पर्पस है ये दोनों एक काम आती है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैरायटीज़ हैं या इसकी जो नस्लें हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ इनके जो बुलक्स बैल होते हैं वो काम करने काम आते हैं। तो यहाँ पर ये मिल्च ब्रीड है, ये फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जो ड्राफ्ट ब्रीड है वो क्या है, भारवाही नस्लें काम करने के लिए। और जो डुअल पर्पस हैं वो क्या होती हैं यहाँ पर कि दोनों काम करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन भी के साथ साथ जो इनके बुलक्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर खेती में काम आते हैं। किसमें, ड्राफ्ट ब्रीड्स के रूप में। अब तीनों किस्मों को हमको शॉर्ट में पढ़ना है। पहले हम किस में आते हैं, मिल्च ब्रीड में आते हैं। तो मिल्च ब्रीड में आप देखें जो काऊ की वैरायटी है, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ये है मिल्च ब्रीड, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो निश्चित है इसका मिल्क प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो मिल्च ब्रीड्स हैं उसमें तो देखिए जो इंडिजीनस का मतलब है देसी नस्लें हैं, तो देसी नस्लें एक्सोटिक, तो एक्सोटिक ब्रीड्स जो होती हैं उसमें यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन का आप बहुत ज़्यादा होता है। आपने जर्सी वगैरह नाम सुना है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो मिल्क ब्रीड देसी है उसमें क्या है, एक तो साहिवाल है, साहिवाल। अब साहिवाल कहाँ की है, पहले तो इंडिया की ही थी पर अब वो पाकिस्तान में वो एरिया चला गया है। तो पाकिस्तान में मोंटगोमरी ज़िला है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ की मूल उत्पत्ति है। और अप्रॉक्सीमेटली 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, जिससे दुग्ध श्रावण की जो अवधि है उस पूरी अवधि में ये लगभग 2500 लीटर मिल्क प्रोडक्शन होता है साहिवाल से। और जो साहिवाल की एक विशेषता है कि ये कैसी होती है यहाँ पर कि रेडिश कलर की होती है, ये पहचान है इसकी, रेडिश इन कलर, रेडिश इन कलर। साहिवाल के बाद हम आते हैं रेड सिंधी।
ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की उत्पत्ति है। ओरिजिन ये है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत ऑफ पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में एरिया चला गया है, वहाँ की उत्पत्ति है। तो जो रेड सिंधी है इसका भी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, 1700 से 1800 लीटर दूध देती है और ये डिसीज़ रेजिस्टेंट है। कैसी होती है? डिसीज़ रेजिस्टेंट, डिसीज़ रेजिस्टेंट एज वेल एज 1700 लीटर पर लैक्टेशन, इतना इसका दुग्ध उत्पादन है। तो रोग प्रतिरोधक होती है एज वेल एज मोटेल्ड कलर की होती है। मोटेल्ड इसमें क्या होते हैं? चितकबरे धब्बे होते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर गिर वैरायटी, गिर ब्रीड। गिर जो है गुजरात से रिलेटेड है, तो गुजरात में यहाँ पर तो कहाँ की उत्पत्ति हो गई? यहाँ पर ओरिजिन, ओरिजिन इन गुजरात। जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 1900 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड मेनली इसमें जो है, देखिए जो गाय की जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ठीक है ना, वो लगभग कितना है यहाँ पर 9 मंथ से 9.5 महीने का, 9 महीने से और 9.5 महीने के बीच का। इसीलिए गाय को यहाँ पर मदर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है। जो इसका प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी अप्रॉक्सीमेटली या ह्यूमन फीमेल्स के इक्वल होता है, तो 9.5 महीने का होता है। और ये जो हमारा लैक्टेशन पीरियड है इसका गाय का, वो भी लगभग इतना ही है। तो गिर ब्रीड हो गया इसका। इसके अलावा यहाँ पर है एक देवनी। जो देवनी है उसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो हैदराबाद की है और यहाँ पर लगभग 1700 लीटर, हैदराबाद की है, 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो ये मिल्च ब्रीड्स हो गई गाय की। अब हम आते हैं किसमें? ड्राफ्ट ब्रीड्स। तो ड्राफ्ट ब्रीड्स कौन सी हैं? जो भारवाही नस्लें हैं यहाँ पर, ड्राफ्ट ब्रीड्स ऑफ काऊ। नागौरी है, गंगा तीरी है, एज वेल एज अमृत महल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डुअल पर्पस ब्रीड देखें काऊ की, कि डुअल पर्पस में कौन कौन सी आती है? डुअल पर्पस ब्रीड, इसमें डुअल पर्पस में आता है आपका कांकरेज, एक बहुत स्पेशल है यहाँ पर, थरपारकर है, थरपारकर, कांकरेज एटसेट्रा। तो देखिए काऊ की आपने 3 ब्रीड देख ली। बॉस इंडिकस जंतु वैज्ञानिक नाम था, 3 तरह की ब्रीड थी। कौन कौन सी थी? मिल्च ब्रीड थी, ड्राफ्ट ब्रीड थी, इसके अलावा डुअल पर्पस थी। अब जो गाय का जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली बफेलो के मिल्क से ज़्यादा होती है और फैट की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो ड्यू टू लो फैट इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द इन्फेंट्स फॉर द ग्रोथ। तो आपको पता है छोटे बच्चों के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो चूंकि काऊ के मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होती है और फैट की मात्रा कम होती है, इसीलिए गाय का दूध हल्का पीला होता है और वो इन्फेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि अगर हम जो बफेलो का मिल्क देते हैं तो उसमें फैट की परसेंटेज ज़्यादा रहती है और वो लीवर को क्या कर सकता है? यहाँ पर इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को ग्रोथ के लिए केवल गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो काऊ की ब्रीड्स हैं, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर बफेलो। तो जो बफेलो की ब्रीड्स है, तो आपको पता है कि काऊ बफेलो में कि जो बफेलो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? यहाँ पर फैट होता है। लेकिन काऊ की इंडिजीनस ब्रीड्स के बाद बफेलो की ब्रीड्स या स्पीशीज पढ़ने से पहले हम आते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स को फॉरेन ब्रीड्स भी कहते हैं, फॉरेन ब्रीड्स। ये जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, विदेशी नस्लें आप सामान्य रूप से कहते हैं। तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा यहाँ पर, जर्सी, ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने हॉलस्टीन फ्रीजियन,
जर्सी हो गया, हॉलस्टीन फ्रीजियन हो गया, करन स्विस हो गया। तो जो आपकी जर्सी है वो कहाँ की है? इंग्लैंड के जर्सी आइलैंड्स की है। बिलोंग्स टू जर्सी आइलैंड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक आइलैंड का नाम है जर्सी, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करती है, वहाँ की ये मूल ओरिजिन है। और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है यहाँ पर? 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। तो आप देखिए सामान्य हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है और फैट की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है। 4000 लीटर से 4500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। और जो फैट कंटेंट होता है, फैट कंटेंट वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 5.3%। जो हॉलस्टीन फ्रीजियन है यहाँ पर, वो जो ब्रीड है वो कहाँ की है? तो आप नाम से अगर देखें यहाँ पर तो आपको नाम से कंफर्म होगा हॉलस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड की है। तो हॉलैंड से ही हॉलस्टीन फ्रीजियन नाम रखा गया। ब्लैक वाइट स्पॉट होते हैं इसमें। ओरिजिन ऑफ हॉलैंड, ओरिजिन ऑफ हॉलैंड विद ब्लैक वाइट स्पॉट। अब हॉलस्टीन फ्रीजियन में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी मात्रा जर्सी से भी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। तो आप देख रहे हैं जो एक्जोटिक या फॉरेन ब्रीड्स है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जर्सी, उसके बाद हॉलस्टीन फ्रीजियन है। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्राउन स्विस में। ये स्विट्जरलैंड की स्पीशीज़ है ब्राउन स्विस। दिस इज द ब्राउन स्विस, origin of Switzerland। अप्रॉक्सीमेटली 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड दूध ये भी देती है। तो जर्सी, हॉलस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हाइब्रिड ब्रीड्स। तो हाइब्रिड आपको पता है दो अलग अलग नस्लों को क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस कराने पर जो प्रोड्यूस होती है नए ऑफिस में, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड ब्रीड कहते हैं। हाइब्रिड ब्रीड ऑफ काऊ। तो क्या किया है उन्होंने कि जो विदेशी नस्लें थीं उन विदेशी नस्लों को देशी नस्लों से क्रॉस कराने पर जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? हाइब्रिड है। तो जो करन स्विस है इसमें एक ब्रीड है करन स्विस, ठीक। तो आपने इसमें क्या है कि जो साहिवाल काऊ है इंडिजिनस ब्रीड, तो साहिवाल फीमेल एंड क्रॉस्ड विद, ये जो स्विस है किससे पड़ा है यहाँ पर? आपको पता है कि अलग अलग वैरायटी थी, जर्सी अलग थी, हॉलस्टीन फ्रीजियन अलग थी और कौन सी थी यहाँ पर? स्विस थी। तो जो स्विस थी यहाँ पर ब्राउन स्विस वो स्विट्जरलैंड की थी, तो ब्राउन स्विस से इसने क्रॉस करा दिया ब्राउन स्विस। तो ब्राउन स्विस का मेल बुलक और साहिवाल फीमेल से क्रॉस कराने पर जो हाइब्रिड ब्रीड प्रोड्यूस हो रही है काऊ की वो करन स्विस है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि विदेशी और देसी दोनों वैरायटी के क्रॉस कराने पर जो करन स्विस प्राप्त हुआ वो हमारे देश में एक्लिमेटाइज्ड कर गई, अनुकूलित हो गई। नहीं तो जो एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, विदेशी ब्रीड है, वो सामान्यतः हमारे देश में सर्वाइव नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो उनको सूट नहीं करता, उसके लिए एसी और कूलर लगाने पड़ते हैं। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा सैनिटेशन रखना पड़ता है। तो हमारे देश में पुअर सैनिटेशन है, इतनी ज़्यादा सफाई हम लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है इकोनॉमिक कंडीशन किसानों की, विलेजर्स की बहुत वीक है, उसके कारण से। तो जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं साहिवाल और ब्राउन स्विस के द्वारा, तो वो जो करन स्विस प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर क्या करता है, हमारे टेम्परेचर के हिसाब से एक्लिमेटाइज्ड कर जाएगा और अपने को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। इसी तरह से एक करन फ्रीज है, करन फ्रीज। ये जो थरपारकर काऊ है अपनी, थरपारकर फीमेल थरपारकर को क्रॉस कराया गया है हॉलस्टीन फ्रीजियन से, हॉलस्टीन
फ्रीजियन। अब होल्स्टीन फ्रीजियन मेल को थरपारकर फीमेल से क्रॉस कराने पर करन फ्रीज जो हाइब्रिड ब्रीड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो सब थी कौन सी थी, काऊ की ब्रीड थी। काऊ की ब्रीड के बाद हम आते हैं किसमें, बफेलो की ब्रीड्स में। तो लिव स्टॉक में मेनली यहाँ पर कैटल्स थे और क्या थे, बफेलो थे। ठीक है, बफेलो ब्रीड। तो भैंस की वैरायटी में आपने देखा है यहाँ पर कि जो बफेलो ब्रीड है, बफेलो ब्रीड। अब मिल्क प्रोडक्शन के मामले में बफेलो आगे है। देश में हमारे यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो भी बफेलो की ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। काऊ के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बफेलो से होता है। और मेनली यहाँ पर जो फैट प्राप्त होता है, जो घी प्राप्त होता है, वो बफेलो की ब्रीड से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बफेलो ब्रीड बहुत फेमस है। और बफेलो ब्रीड में भी यहाँ पर फॉरेन ब्रीड्स कम है, जो इंडिजीनस ब्रीड हैं उन ब्रीड्स के हिसाब से नाम रखा गया है। तो आप देखते हैं काऊ बफेलो में कि सबसे मेन तो होते हैं ये डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं। काऊ की तुलना में यहाँ पर डिसीज रेजिस्टेंट होती है, किसी भी टेम्परेचर में एक्लेमेटाइज कर जाती है, यहाँ पर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। जितने भी क्लाइमेट होते हैं हर तरह के क्लाइमेट में अपने को एडजस्ट कर लेती है। एज वेल एज मिल्क प्रोडक्शन इज हाई, मिल्क प्रोडक्शन इज हाई इन कंपैरिजन टू, अगर यहाँ पर गाय के कंपैरिजन में देखा जाए। इसके अलावा यहाँ पर फैट कंटेंट हाई होता है, फैट कंटेंट आल्सो हाई। ठीक, अब आपने यहाँ पर जो बफेलो की ब्रीड्स हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट होती है, किसी भी टेम्परेचर अपने को सर्वाइव कर लेती हैं, क्लाइमेट के हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और काऊ के कंपैरिजन में यहाँ पर जो फीड उसको दिया जाता है उस फीडिंग की तुलना में हमें जो है क्या मिलता है, इनपुट के कंपैरिजन में जो आउटपुट है वो ज़्यादा मिलता है। किसमें, बफेलो ब्रीड में। तो फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है और इसीलिए यहाँ पर किसका जो है घी का प्रोडक्शन होता है। तो जो बफेलो ब्रीड्स हैं हमारी, उसको आपको पता है कि उसमें जो है एक तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, बॉस ब्यूबेलस होता है। ठीक है, किसका, बफेलो का। एज वेल एज एक और नाम है बॉस ब्यूबेलस, ना कह के इनको हम क्या कह सकते हैं, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस कहते हैं, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, ये भी नाम। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वह मुर्रा। मुर्रा सबसे कॉमन ब्रीड है यहाँ पर बफेलो की, मुर्रा, जो हमारे आसपास पाई जाती है और नॉर्थ इंडिया की स्पीशीज़ है। ब्लैक गोल्डन हेयर होते हैं इसमें, नॉर्थ इंडियन ब्रीड है। एज वेल एज ब्लैक गोल्डन हेयर ऑन टेल। पूंछ में अगर आप देखें तो कैसे होते हैं, ब्लैक और गोल्डन हेयर होते हैं। ये मुर्रा भैंस की पहचान होती है। फिर अगर इसका मिल्क प्रोडक्शन हम देखें तो सामान्य रूप से यहाँ पर सींग मुड़े हुए होते हैं 1800 लीटर, और कर्व्ड हॉर्न्स, जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, और 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड के हिसाब से इसका मिल्क सिक्रीशन होता है। और फैट कंटेंट हाई होता है, फैट कंटेंट हाई। ठीक, ये मुर्रा भैंस की क्या हो गई, पहचान हो गई। अब इसके बाद भदावरी है, जाफराबादी है, महसाना है। भदावरी, जाफराबादी, महसाना, ये सब अलग अलग ब्रीड्स हैं किसकी, बफेलो की ब्रीड्स से। तो भदावरी में भी 1300 लीटर प्रोडक्शन होता है, जाफराबादी में ज़्यादा होता है 1300 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। जो जाफराबादी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2800
लीटर प्रति लैक्टेशन पीरियड प्रोडक्शन देती है, ठीक है। और फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट इज आल्सो हाई। फिर इसके बाद हम मेहसाना में आते हैं। तो आपको पता है जो भदावरी है, जाफराबादी है, मेहसाना में भी लगभग सेम होता है, 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है। फिर इसके बाद जो बफेलो ब्रीड्स हम आ रहे हैं, तो जो बफेलो है 10 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है बफेलो में वो कितना होता है, 10 महीने का होता है। गाय में कितना होता है, लगभग 9.5 महीने का होता है। अब हमने कैटल्स में और बफेलो में दोनों की वैरायटी पढ़ ली। फिर इसके बाद हम शीप में देख लेते हैं, भेड़ में, ठीक है। आपको पता है किसके लिए यूज़ की जाती हैं, फॉर भेड़ें जो है वूल के लिए, ठीक, उससे ऊन निकलता है, उसकी स्किन भी यूज़ की जाती है। और इसके अलावा किसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, गोट का। तो गोट किसे, फॉर मीट, ठीक है, मिल्क एंड वूल, ठीक है ना। इसे गोट का एक और नाम है, इसे कहते हैं पुअर्स मैन काऊ, पुअर्स मैन काऊ, गरीबों की गाय भी कहते हैं। और जो शीप होती है, भेड़, उसमें जो एग्जाम्पल है मेन यहाँ पर मैरिनो, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है मैरिनो, जो यहाँ पर जो है क्या देती है, बहुत अच्छी वूल देती है मैरिनो। इसके अलावा गुरेज है, भदरवाह है, करना है, भाकरवाल हैं। अदर वेराइटीज, अदर ब्रीड्स, गुरेज, भाकरवाल, ठीक है ना, ये किसकी हैं, यहाँ पर शीप की हैं। फिर इसके बाद जो गोट है वो जमनापारी है, बीटल है, बर्बरी है, जमनापारी, बीटल, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द वेरियस स्पीशीज ऑफ द शीप एंड गोट। जस्ट मिनट। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर शीप और गोट की वैरायटी बता रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जो कैटल्स की जो वैरायटी है, बफेलो की वैरायटी है, इसके अलावा शीप की है और गोट की है। इतनी वैरायटीज़ के बाद हम आते हैं कि यहाँ पर जो इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इसको कहते हैं यहाँ पर, पशुपालन। तो क्या मतलब है एनिमल हस्बेंड्री का, कि वास्तव में इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील्स द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ले स्टॉक। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रियरिंग लिव स्टॉक। जितने भी यहाँ पर लिव स्टॉक हैं, पशु हैं, हमारे पालतू पशु हैं, तो उसमें यहाँ पर क्या करना है, उनकी ब्रीडिंग के साथ साथ रेजिंग करना है यहाँ पर लिव स्टॉक को, और ब्रीडिंग, रियरिंग, रेजिंग, ठीक है, एंड रियरिंग लिव स्टॉक। अब इसमें हमको यहाँ पर ब्रीडिंग की प्रैक्टिस, कितनी तरह से यहाँ पर ब्रीडिंग होता है और एनिमल हस्बेंड्री में हम उनको किस तरह देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 70% लिव स्टॉक है, अप्रॉक्सीमेटली 70% लिव स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट इन इंडिया, बट देयर प्रोडक्ट इज approximately 25%.
70% लिव स्टॉक होने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है वो केवल कितना है, 20% है। अब हम आते हैं यहाँ पर डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। आपको पता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसी को कहते हैं यहाँ पर डेयरी फार्म। तो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सब्सिडियरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ और जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो सकते हैं यहाँ पर, तो एनिमल्स को मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट करना एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर सोसाइटी, समाज के लिए, इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन पहले इंडिया में बहुत कम था। इतना लार्ज स्केल में नई नई वैरायटीज़ जो एग्जोटिक ब्रीड्स है उससे क्रॉस करा करके और मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया में फर्स्ट नंबर पर लाने का श्रेय जिन साइंटिस्ट को है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और वर्गीस कुरियन ने क्या किया है, GHEAC सॉरी, एंड द इन्हेंसमेंट इन मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाइट रेवोल्यूशन। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति। तो भारतवर्ष को दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए नई नई ब्रीड्स को डिस्कवर करना और उनका यूटिलाइजेशन करके पूरी सोसाइटी में लोगों को जागरूक करने का जो श्रेय है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दे एस्टेब्लिश्ड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल। करनाल में इन्होंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इस इंस्टीट्यूट के प्रयासों से देश हमारा क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। और ये कहाँ पर है, हरियाणा में है, हरियाणा। एंड देन अमूल डेयरी की स्थापना कहाँ हुई, गुजरात एंड अदर्स। तो वर्गीस कुरियन के प्रयासों से जो है और जो हमारा यहाँ पर एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत बड़ा सेंटर यूपी में है, ठीक है ना, वेटनरी इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट established in इज्जतनगर बरेली में इज्जतनगर में नेशनल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ है। उसने बहुत ज़्यादा एनिमल्स की जो है ब्रीडिंग पर रिसर्च की है और उसी रिसर्च के आधार पर जो है क्या हुआ यहाँ पर,
जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, डेयरी फार्मिंग बढ़ी है, उसके कारण से जो हम लोग दूध के क्षेत्र में, मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हमको यहाँ पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग। एक टॉपिक आता है एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। तो है क्या एनिमल ब्रीडिंग? जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्पेशल ब्रीड्स हैं, ठीक है, उन ब्रीड्स को क्या करना है, यहाँ पर एनिमल यील्ड को बढ़ाना है, टू इंक्रीज द यील्ड इट इज परफॉर्म्ड। तो एनिमल ब्रीड में किस तरह से रिप्रोडक्शन कराया जाए? तो ब्रीड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ कॉमन डिसेंट। जो ब्रीड क्या है? व्हाट इज ब्रीड? द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद कॉमन डिसेंट, ठीक है। अब ब्रीड दो तरह की होती है यहाँ पे ब्रीडिंग, कौन कौन सी होती है? इन ब्रीडिंग, ऐसे लिखते हैं, ब्रीडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ब्रीडिंग इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी है? एक है इन ब्रीडिंग और दूसरी है यहाँ पर आउट ब्रीडिंग, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? इन ब्रीडिंग पढ़ेंगे। अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग, ठीक है ना। ब्रीडिंग क्या है? दो तरह की, एक इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग क्या है यहाँ पर? बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, अंतः प्रजनन कहते हैं। ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड्स, अगर एक ही नस्ल के जानवरों के बीच में ब्रीडिंग कराई जाए तो दैट इज कॉल्ड द इन ब्रीडिंग। समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा यहाँ पर? सेम ब्रीड में तो सुपीरियर ब्रीड्स छांट लेते हैं, सुपीरियर ब्रीड्स ऑफ मेल एंड फीमेल इज सेलेक्टेड, या लिख सकते हैं आप सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ सेम ब्रीड इज सेलेक्टेड एंड क्रॉस्ड टू गेट superior quality of springs, superior quality of springs, ठीक है। अब क्या होगा? ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रेजेंट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन is produced due to homozygosity। अब जब आपने एक ही ब्रीड के एनिमल ले लिए हैं तो कोई नए लक्षण तो आएंगे नहीं, है ना। तो होमोजाइगोसिटी हो जाएगी और इसके कारण से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, उसकी क्वालिटी लगातार ब्रीड्स की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये जो क्वालिटी कम होती जाएगी तो उससे क्या होगा? एंड फर्टिलिटी एंड यील्ड डिक्रीजेस, फर्टिलिटी घट जाएगी और जो यील्ड है वो लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ड्यू टू द इनब्रीडिंग। एक ही नस्ल के मेल और फीमेल ले लिए हमने, अब यहाँ पर क्या करना है हमको? इससे हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है इनब्रीडिंग से। हमारे इंडिया में इनब्रीडिंग के कारण ही, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण ही लगातार फर्टिलिटी कम हो जाती है एनिमल्स में और हमको यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता। अब यहाँ पर दूसरा था, यहाँ पर कौन सा? आउटब्रीडिंग। ठीक है।
तो क्या डिफरेंस है इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग में? इसमें क्या होता है, अनरिलेटेड एनिमल्स में स्टडी कराना है। ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन से करते हैं? ABC कर देते हैं। अब जो आउटब्रीडिंग है अनरिलेटेड एनिमल्स में कराना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। पहला क्या होता है? आउट क्रॉसिंग। अब देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि अभी यहाँ पर जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, क्रॉस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम ब्रीड, क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड बट their ancestors are unrelated up to 4 to 6 generations। 4-6 पीढ़ी पहले से ही उनके एंसेस्टर्स कैसे हैं? अनरिलेटेड हैं। इस तरह का जो क्रॉस कराते हैं वो आउट क्रॉसिंग कराते हैं, लेकिन सेम ब्रीड में होगा। मतलब अगर यहाँ पर मुर्रा भैंस में हो रहा है तो मुर्रा से ही होगा, मुर्रा विद मुर्रा ब्रीड। आप समझ लीजिए, बफेलो के केस में मुर्रा का मुर्रा से ही क्रॉस कराना है, दैट इज कॉल्ड द आउट क्रॉसिंग। अब क्या होगा यहाँ पर? तो आउट क्रॉसिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन का होता है। अब आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड्स में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीशीज सेम है, लेकिन ब्रीड क्या हो गई? बदल गई। ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग में किस्सा कराया था, आप देखिए कि स्पीशीज काऊ, समझ रहे हैं ना, स्पीशीज मान लीजिए काऊ ही है अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन उसकी ब्रीड अलग अलग है। जैसे काऊ की हमने आपको ब्रीड बताई थी कि साहिवाल थी, रेड सिंधी थी, गिर थी, तो ये सब ब्रीड है, लेकिन स्पीशीज क्या थी? सेम थी, एक ही था। उस तरह का अगर क्रॉस कराते हैं दैट इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रीडिंग। स्पीशीज सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग के बाद हम आते हैं किसमें? अलग अलग स्पीशीज में। इसको हमने क्या आंसर, जैसे एग्जाम्पल हमने हाइब्रिड बनाया था। हाइब्रिड कौन कौन सी थी? करन स्विस था, ठीक है। और क्या था? करन फ्रीज था, क्या आपने देख लिया था। तीसरा था यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग के बाद कि अगर हम अलग अलग स्पीशीज से करा देते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। अगर जाति बदल जाए तो यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक क्रॉस हो जाएगा। जैसे मेल डंकी का क्रॉस कराया था फीमेल हॉर्स से, फीमेल हॉर्स, तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? म्यूल कैसा था? खच्चर। और ये कैसा था म्यूल? यहाँ पर दैट इज इम्पोटेंट का मतलब है स्टराइल, ये जनन नहीं कर सकता। ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल था। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है हिन्नी का। यहाँ पर मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, अगर हम क्या ले लें यहाँ पर? आप देख लीजिए, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, ठीक है, इसका क्रॉस करा दिया था तो बना था म्यूल, खच्चर। इसी तरह से यहाँ पर डंकी फीमेल ले लें, फीमेल डंकी, और क्रॉस करा दें, और हॉर्स क्या ले लें? मेल ले लें, तो जो बनेगा वो बनेगा हिन्नी।
ये दोनों क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल है। आपने देख लिया कि यहाँ पर ब्रीडिंग दो तरह की थी, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में फिर क्या था, आउट क्रॉसिंग थी, आउट ब्रीडिंग थी और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन था। अब हम आते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल्स के लिए मोस्टली ये तरीका अपनाया जाता है कृत्रिम निषेचन। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, जगह जगह गांव में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले गए हैं। ये जो यहाँ पर जो सांड छोड़ दिए जाते हैं सोसाइटी में, वो काऊ को फर्टिलाइज करने के लिए, वो अगर जो है डायरेक्ट फर्टिलाइज करते हैं, वो नेचुरल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है कि जो बुल होते हैं या सांड होते हैं, हाई क्वालिटी के जो हाई ब्रीड होते हैं, सुपीरियर ब्रीड से, सुपीरियर मेल ब्रीड से क्या निकाल लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं यहाँ पर सीमेन। सीमेन इज टेकन आउट एंड इंजेक्टेड इनटू फीमेल्स, ठीक है। बहुत दूर दूर फीमेल हैं तो वहाँ से हम मेल ब्रीड को नहीं ले जा रहे हैं, हमने उसको इंजेक्शन के फॉर्म में यहाँ पर या एम्पुल में उसका सीमेन ले लिया और फीमेल्स के यूट्रस में उसको या फीमेल के वेजाइनल पार्ट से उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो वायबिलिटी होती है, वायबिलिटी वेरी लो होती है, वायबिलिटी या सक्सेस रेट इज वेरी लो। अब सक्सेस रेट बहुत कम होता है तो क्या करते हैं, इसलिए एक नई तकनीक अपनाई गई, उसको कहते हैं यहाँ पर मॉइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नई टेक्निक आई है वो मॉइट क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन। न्यू टेक्निक मॉइट, मल्टीपल, ठीक है, ओवुलेशन एंड एम्ब्रॉय ट्रांसफर है क्या ये। हम यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है ना, दिस इज द फीमेल्स, तो फीमेल में यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्ट करते हैं ये। अब इसके कारण से फीमेल्स में क्या होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ क्या उत्पन्न होंगे, यहाँ पर ओवम प्रोड्यूस होंगे, ओवम आर प्रोड्यूस्ड। अब जब फॉलिकल्स बनेंगी तो लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे, यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ओवम बन जाएंगे, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की हार्मोन की सहायता से, और फिर क्या करेंगे, इसमें इन ओवम्स को यहाँ पर फर्टिलाइज्ड बाई किससे कराएंगे आप, फर्टिलाइज सीमेन से फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक। एंड जब सीमेन से फर्टिलाइज हो जाएंगे ये ओवम तो क्या बन जाएंगे, एम्ब्रॉय बन जाएंगे, एंड एम्ब्रॉय इज ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। ऐसी मदर जो उसको पूरे 9 महीने तक या उसके प्रेगनेंसी टाइम में पूरे में न्यूट्रिशन देती रहे और जन्म भी दे, उस तरह के सरोगेट मदर में क्या कर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो फीमेल है इसमें लगातार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन लगा करके केवल क्या प्राप्त करते हैं, ओवम प्राप्त करते हैं। इस तरह की टेक्निक कहलाती है माइट। तो लगातार एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स बनते रहते हैं, और ऑफस्प्रिंग्स जो बनते रहते हैं, और ये टेक्निक सक्सेसफुल है। और इसमें हम यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रखते हैं, और इसी की सहायता से जो है जो हमारे यहाँ पर मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल से बहुत तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं इस टेक्निक की सहायता से, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है कोलेस्ट्रम। ये क्या है, द मिल्क
आफ्टर डिलीवरी के बाद जो यहाँ पर मिल्क सीक्रेट होता है, इट इज़ द कोलेस्ट्रम, दैट इज द क्या होता है, ये कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेट एंड हाईली न्यूट्रिशियस होता है, हाईली न्यूट्रिशियस एंड कंटेन्स लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडी बहुत सारी होती है, इसका मतलब ये क्या है, दैट इज द एंड वेरी इसेंशियल फॉर इन्फेंट्स। इससे क्या मिलती है, उनको रेजिस्टेंस पावर मिलती है, क्योंकि क्या है, ये एंटीबॉडीज हैं। तो ऐसा मिल्क जो है बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो हमने कैटल्स पढ़ लिया, बफेलो पढ़ लिया, ठीक है, शीप का, गोट के, इन सब की वैरायटीज देख ली। अब यहाँ पर डिसीज पढ़ लेते हैं, डिसीजेज ऑफ लिवस्टॉक। बहुत तरह की डिसीज हो सकती हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। फिर क्या हो सकती है यहाँ पर, हेरेडिटरी हो सकती हैं, हमको इनको भी नहीं पढ़ना है, हेरेडिटरी नहीं पढ़ना, मेन हमें यहाँ पर पढ़ना है कौन सा, कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी डिसीज जो यहाँ पर इन्फेक्शस डिसीज भी कह सकते हैं, इन्फेक्शस डिसीजेस, ये डिसीज हम पढ़ लेते हैं। अब लिवस्टॉक में कौन कौन डिसीज होती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, पैथोजन से हो रही, तो हमको यहाँ पर पैथोजन से पढ़नी है, इन्फेक्शस। और इसमें हम पहले आते हैं कौन कौन सी, बैक्टीरियल डिसीजेस। किससे हो सकता है यहाँ पर, बैक्टीरियल डिसीजेस। देखिए कवर कर रहा है कि नहीं इतना पार्ट, हाँ ठीक है। ये जो बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, जीवाणुओं से होने वाली, ठीक है, तो जो बैक्टीरियल डिसीज़ है, इसमें बैक्टीरियल डिसीज़ में आप देखिए यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, क्या है, लंग डिसीज़ है, अफेक्ट लंग्स है। बैक्टीरियल डिसीज़ है, किससे होता है, यहाँ पर बाई कॉर्नी बैक्टीरियम, किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स में इन्फेक्शन होता है और यहाँ पर वैक्सीनेशन यहाँ करा जा सकता है, प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। आपको पता है बीसीजी की वैक्सीन होती है, वो जो टीबी के लिए लगती है। फिर इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के बाद और यहाँ पर कौन सा ले सकते हैं, मैस्टाइटिस, थनैला कहते हैं उसको, मैस्टाइटिस क्या कहते हैं यहाँ पर, थनैला। आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ कवर हो रहा है। देखिए बैक्टीरियल डिसीज में मैं नंबरिंग डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है और मैस्टाइटिस है। जो मैस्टाइटिस या थनैला है उसमें वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से होता है, बाई स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस की वैरायटी। अब इसमें जो है, जो थनैला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसके टीट्स होते, थन होते, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है और दोहने में क्या होते हैं, परेशानी पैदा होती है। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मैस्टाइटिस हो गया, इसके अलावा एक डिसीज और है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स किससे होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, इस बैक्टीरिया से हो रहा है। तीनों ही डिसीज़ में जो कॉन्टेमिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर मिल्क से हो रहा है, और ये क्या होता है, फूड और वाटर से। कॉन्टेमिनेशन बाई फूड एंड वाटर।
और इसमें कॉन्टेमिनेशन क्या हो रहा है? बाई मिल्क से कॉन्टेमिनेशन हो रहा है। तो दीज आर द बैक्टीरियल या कम्युनिकेबल डिसीज इन द कैटल्स। हम आते हैं किसमें? वायरल डिसीज में। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर वायरल डिसीजेस, जो वायरस से हो रही हैं। एक तो उसमें होता है फुट एंड माउथ वायरस, फुट एंड माउथ डिसीज़, बहुत कॉमन डिसीज़ है, आपने नाम सुना होगा फुट एंड माउथ। उसमें क्या होता है फुट एंड माउथ में कि लगातार जानवर जो है खड़े खड़े शिवरिंग करता रहता है, कांपता रहता है, और लगातार कांपते रहने के बाद जो जानवर में जो कमजोरी आ जाती है और पिकोरना ग्रुप के वायरस से होता है। तो ये जो फुट एंड माउथ वायरस है यहाँ पर, ये जानवरों में बहुत ज़्यादा डिसीज़ फैलाता है बाई पिकोरना विरिडी, बाई पिकोरना और विरिडी। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें? अभी तक कोई बहुत जो है इम्पॉर्टेंट अभी मेडिसिन नहीं बनी है, लेकिन बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज द ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद एक होता है यहां पर रेंडर पेस्ट। ये पेकोरना वायरस है, बाई पेकोरना वायरस। इसमें क्या होता है यहाँ पर कि रेंडर पेस्ट में बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशन होते हैं, और लूज मोशन के साथ साथ क्या आ सकता है? ब्लड आ सकता है। इसे कैटल प्लेग भी कहते हैं, कैटल प्लेग, आल्सो कॉल्ड द कैटल प्लेग। और क्या होता है यहाँ पर? सिक्रीशन, is very smelly and very loose and with loose motion। लूज मोशन होते हैं यहाँ पर, सिक्रीशन यह स्मेली होता है, और ये भी वायरल डिसीज है रेंडर पेस्ट। अब इसके बाद फंगल डिसीज हो सकती है। ठीक है, फंगल डिसीज़ के अलावा और क्या हो सकती है? बाई प्रोटोजोआ से हो सकती है, बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से एग्जाम्पल है यहाँ पर टिक फीवर। फिर इसके बाद क्या हो सकती है? हेलमिंथ से हो सकती है, हेलमिंथ से। हेलमिंथ से कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? आपको पता है एक तो एस्केरियासिस हो सकता है। ठीक है, एस्केरिस आपको पता है ना, एक नेमेटोड है, उससे डिसीज़ हो सकती है, एस्केरियासिस हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर लीवर रॉट हो सकता है, टीनियासिस हो सकती है, टीनिया सोडियम से, टीनियासिस और लीवर रॉट। तो एस्केरियासिस, टीनियासिस और लीवर रॉट, दीज आर द हेलमिंथ डिसीज फाउंड इनटू द कैटल्स। ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। अब जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, उन डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर आइसोलेशन एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन इन हैबिटेट। जहाँ भी उनको रखा जाए उसके आवास में प्रॉपर क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए। आइसोलेशन और सैनिटेशन के साथ साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन, समय समय पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये सब डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेथड्स क्या किए जा सकते हैं? यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, कैटल्स और बफेलो, शीप और गोट के बाद अभी बहुत सारे और जो स्ट्रेटजीज़ हैं इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, उसमें क्या क्या आता है? पोल्ट्री आता है। ठीक है, देखिए आप नाम मैं सकता हूँ, यहाँ पर हम पोल्ट्री लेंगे अभी। फिर इसके बाद क्या लेंगे? यहाँ पर फिशरीज़ ले लेंगे, फिशरीज़। फिर इसके बाद पिगरी फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे? सेरिकल्चर,
ठीक है। फिर इसके बाद लैक इंसेक्ट से यहाँ पर जो लाख का उत्पादन हो रहा है वो ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या लेंगे, एपीकल्चर ले लेंगे। तो पोल्ट्री, फिशरीज, पिगरी फॉर्म्स, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये सब किस में आते हैं, यहाँ पर फूड प्रोडक्शन में। जो एनिमल का जो फूड प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बढ़ाना है। तो आपको पता है कि जो पोल्ट्री होता है उससे हमको मेनली एग्स भी मिलते हैं और मीट भी मिलता है। जो फिशरीज होती हैं उससे यहाँ पर कॉड लीवर ऑयल मिलता है और मेनली मीट के लिए यूज़ किया जाता है। पिगरी फॉर्म में जो पिग होते हैं वो मेनली मीट के लिए यूज़ होते हैं। सेरीकल्चर से हमको रेशम मिलता है, सिल्क वर्म मिलता है। और जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर में हमको हनी मिलती है, शहद मिलती है। और शहद के अलावा क्या मिलती है, वैक्स मिलती है। तो इन सबको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, पोल्ट्री, फिशरीज, पिगरी फॉर्म, सेरीकल्चर एज वेल एज एपीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।